विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। आप सभी को न्यूज़ फर्स्ट चैनल की ओर से नमस्कार। हमने होली पर्व बहुत अच्छी तरह से मनाया। कहीं पर ग्रहण का भी योग आया था, दूसरे दिन मनाया गया। और मुसलमान भाइयों का पवित्र रमज़ान महीना चल रहा है। दुनिया के अंदर अशांति भी छाई हुई है। ईरान यूएसए इजराइल का जो वॉर चल रहा है उससे भारत के उद्योग भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। उसके अंतर्गत अभी मुरबी का हमने पढ़ा कि वहाँ पर गैस की वजह से 50,000 करोड़ का जो उसका साल का व्यवसाय होता है उद्योगों के द्वारा, उस पर भी काफ़ी फर्क आने वाला है। और इस तरह से देखा जाए तो दुनिया में इस युद्ध का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे बड़ा समस्या है कि जो सामान आना चाहिए बाहर के देशों से, क्रूड आना चाहिए हरमुज बंदरगाह से, उसमें आने में तकलीफ़ हो रही है, बहुत बाधाएं आ गई है। भारत सरकार ने भी कहा है कि हमारे पास रिजर्व करीब 2 महीने के आसपास का है। तो ये सब स्थिति देखते हुए अगर यह युद्ध लंबा चला तो अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। अभी देखा जाए तो प्लास्टिक क्षेत्र में पॉलीमर के प्राइसेस बहुत ऊंचाई पे चले गए हैं और उसकी उपलब्धता भी बहुत कम हो गई है। आज इतने दर पे उद्योगों को बहुत नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर डॉलर भी बहुत महंगाई पर चला जा रहा है, रुपए की तुलना में डॉलर बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। तो ये सब देखते हुए अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया के फर्क दिख रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था हम जानते हैं कि एक डेवलपिंग नेशन है और विकास की ओर चल रहा है। 7.8 जीडीपी की दर रखी गई है। अगर ये युद्ध रहा तो शायद जीडीपी में कुछ परिवर्तन काफ़ी आ सकता है। आज ऐसी स्थिति में हमारे विदर्भ में जो कृषि आधारित उद्योग है वो मजबूत रह सकते हैं, क्योंकि वार के समय में कृषि सबसे महत्वपूर्ण स्थान देता है, जहाँ पर लोगों के जीवन यापन के लिए, खाने के लिए वो कृषि उसका पूरक बन सकता है। हम चर्चा करना चाहेंगे अब इसको देखकर हमारे विदर्भ की ओर। विदर्भ में उद्योगों को गति मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार के तंत्र को भी काम करना बहुत ज़रूरी है। 7-8 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। हमने पहले भी कहा था कि अभी तक आयरन ओर की पॉलिसी के बारे में जो किस तरह से उद्योगों को दिया जाएगा, सरकार अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है। उसके लिए सरकार ने अपने क्या नीति है उसको बताना चाहिए। 31 दिसंबर को इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की गई, उसके अंतर्गत अभी तक जीआर नहीं आया। अभी ये जीआर आएगा तब प्रभावी समझा जाएगा। लोगों ने सुझाव भी दिए हैं, जैसे हमने एक सुझाव दिया है कि चंद्रपुर में जो सूक्ष्म लघु मध्यम श्रेणी के उद्योग है पनप नहीं पाए हैं। सिर्फ लघु उद्योग के नाम से फ्लाई ब्रिक्स के उद्योग आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर सीमेंट उद्योग है, वेस्टर्न कोलफील्ड है, थर्मल पावर स्टेशन है, उस पर आधारित उद्योग आने चाहिए। वहाँ पर एंजरी का डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा है। आज भी चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा परचेज 85% बाहर के लोगों से हो रही है। तो हमारे यही सरकार से बार बार अनुरोध है कि एंजरी यूनिट को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, लोकल इंडस्ट्री को किस तरह आगे ले जा सकते हैं, उसकी एक नीति सकारात्मक होनी चाहिए। हमें ये समझ नहीं आता क्या विकास कोल वास्तवी से हो सकता है। आज जिस तरह से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को कोल वास्तवी के लिए उत्साहित किया जा रहा है, बाकी आज थर्मल पावर स्टेशन में जो कोयला मिल रहा है वास्तवी के कारण, गुणवत्ता का न होने के कारण, पूरे प्रदूषित शहर को करते हुए जहाँ पर वासरी और उसके आसपास की जहाँ पावर स्टेशन है, उसके बावजूद अधिवेशन में देवरा भोंगड़े आमदार ने और उसी तरह हमारे किशोर जोरगेवार जी ने प्रश्न उपस्थित किया। लेकिन सरकार क्यों मौन है? सरकार इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रही? आज देखा जाए तो नागपुर का भी पोल्यूशन उसके कारण काफ़ी बढ़ा है। तो उसके बारे में ऐसे लोगों पर अगर वासरी पर ध्यान नहीं दिया गया तो अच्छा कोयला जो है सिर्फ वह महाराष्ट्र से बाहर जाएगा और उसके अंदर जो स्पॉन्ज आयरन का डस्ट मिला हुआ कोयला वह जो है थर्मल पावर स्टेशन में आएगा, ज़्यादातर महाजनको में आएगा और उसके कारण वहाँ पर
पावर की रेट बढ़ रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, उद्योगों को नुकसान हो रहा है। सरकार ने इसको समझना चाहिए और सरकार ने चाहिए कि जल्दी कार्रवाई करते हुए कुछ जो ऐसे चुनिंदा लोग ऐसे काम कर रहे हैं उस पर काम करना बहुत जरूरी है। अभी हम देखें तो कोल गैसिफिकेशन, वहाँ भी कोल वाशरी का सबसे बड़ा काम होगा, अहम रोल होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर को अगर कोल वाशरी दी गई तो उसमें बहुत बड़ा खामियाजा कोल गैसिफिकेशन प्लांट को भुगतना पड़ सकता है। अगर कोल वाशरी वहाँ लगाई जाती है तो वो कोल वाशरी सिर्फ जिनकी कोल गैसिफिकेशन प्लांट है उसको चलाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि उनको वहाँ से गुणवत्ता का कोयला मिल सकता है और वह गुणवत्ता के कोयले से कोल गैसिफिकेशन प्लांट यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये जरूरी है कि कोल गैसिफिकेशन के लिए सरकार ने एक पॉलिसी अलग से मार्ग शासन निभानी चाहिए। उसके अंतर्गत किस तरह से इस प्रोजेक्ट को वायबल करने के लिए जो 4 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहे हैं उसके लिए और क्या इंसेंटिव दे सकते हैं और किस तरह से उच्च दर का कोयला मिल सकता है, इसके ऊपर सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए। आज केंद्र में कोल मिनिस्ट्री इस पर पूरी चर्चा कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र शासन में इसकी चर्चाएं बहुत कम हो रही है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम को जा रहा है, जो लैंड एक्विजिशन है हो गया है, लेकिन कई जगह वो प्रोजेक्ट अभी भी बाकी है। तो सरकार ने वहाँ एक अहम कमेटी उठा करके ये प्रोजेक्ट किस तरह से आगे सकते हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री से कम 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष से तो 3-4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहाँ पर लॉजिस्टिक की बहुत वैल्यू होगी। इस सब को देखते हुए सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम विकास की बात करना चाहते हैं कि एक मैंने हाल ही में सुना कि पूना और नागपुर इसमें विकास किस तरह से होगा, लेकिन कुछ विशेषज्ञों की राय है कि नागपुर 5 साल में पूना को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि देवेंद्र जी और गडकरी जी के प्रयासों से नागपुर के अंतर्गत इतना अच्छा विकास की योजनाएं बनाई गई है। हर जगह वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यहाँ पर स्मृति हाईवे, शक्तिपीठ, कनेक्टिविटी भंडारा से एक्सप्रेस हाईवे से स्मृति हाईवे को गढ़चिरौली तक ले जाना, चंद्रपुर को जोड़ना, इस तरह के जो गतिमान जो ये एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं उससे लगता है कि कनेक्टिविटी पोर्ट से हो जाएगी और सभी जिलों से महाराष्ट्र नागपुर से मिल जाएंगे और करीब 20 से ज़्यादा स्मृति के ऊपर इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, जिससे उसका फायदा नागपुर को पहुंचेगा। साथ ही साथ नागपुर में इतने ओवर ब्रिजेस, कहा जाए तो फ्लाईओवर बना दिए गए हैं कि एक नागपुर एक छोर से दूसरे छोर में आप आसानी से जा सकते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई हो, वहाँ पर एक छोर से दूसरे छोर पहुँचने में कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं। कई बार तो फ्लाइटें मिस हो जाती है। तो इस चीज़ों को देखते हुए, इस स्थिति को देखते हुए आज नागपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, रोड्स, ये देखते हुए सब ऐसा लग रहा है कि नागपुर सबसे ऊपर आकर आज देश के 5वें स्थान पर आ जाएगा और ये बहुत अच्छी तरह विकसित कर रहा है। उद्योग के हिसाब से भी नागपुर में बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, म्यान को दर्जा मिल गया है। सबसे बड़ी समस्या वही खटक रही है एयरपोर्ट की। GMR ने एयरपोर्ट का निजीकरण तो ले लिया है, मार्च में शायद एग्रीमेंट होने की संभावना है, शायद वो अपने दायित्व में ले जाए। उम्मीद है कि मई के अंदर अगर भूमि पूजन होता है तो एयरपोर्ट विस्तार रूप से चल सकता है और नागपुर के लोगों को काफ़ी फ्लाइट मिल सकती है, क्योंकि अगर कोई किसी क्षेत्र का विकास शीघ्रता से करना है तो वहाँ पर अच्छा एयरपोर्ट होना चाहिए, सस्ते दर पे प्लेन उपलब्ध होनी चाहिए। और उसको देखते हुए आज नागपुर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नागपुर के एयरपोर्ट को GMR शीघ्रता से काम लिखते हुए 1.5 साल में एयरपोर्ट का विकास करे। हमने भी महाराष्ट्र शासन से अनुरोध किया है, मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया है कि चंद्रपुर और गढ़चिरौली को एक सरी का इंसेंटिव देना चाहिए। और बाकी जैसे बहुत सारे ऐसे तालुका हैं जो अभी तक पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर किसी तरह का उद्योग नहीं है। हम चर्चा करेंगे वासिम के उद्योग की। वासिम जो सबसे पिछड़ा हमारे इधर जिला है, वहाँ पर 6 तालुका हैं। 6 तालुका में कुछ अगर देखा जाए तो वहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर या तीर्थ स्थल पर वहाँ पर है। उसमें वासिम है जहाँ पर बालाजी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पर सिर्फ उद्योग है तो नाम पर कॉटन के उद्योग है। उसी तरह से मालेगांव है, वहाँ पर सिरपुर जैन मंदिर है, वहाँ पर काफ़ी जनों का आना जाना तीर्थ स्थान के हिसाब से रहता है, जो है वो मंदिर के हिसाब से प्रसिद्ध है। और उसी तरह मंगरूर पीर है, वो भी पौरा देवी मंदिर के हिसाब से प्रसिद्ध है। और कारंजा गुरुदत्त मंदिर के हिसाब से प्रसिद्ध है। और उसी तरह से मनोरा, वहाँ पर बंजारा का सबसे बड़ा विरासत है। इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ वहाँ मंदिरों के ही ज़्यादा और किसी आधारित ही उद्योग है। आज वासिम में उद्योग आने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए गडकरी साहब ने प्रयास किया है, वहाँ मेडिकल इक्विपमेंट का एक कारखाना लाए हैं, लेकिन वहाँ पर उद्योग ले जाना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि वासिम का अगर विकास करना है तो अकोला, बुल्ढाना, इसके आसपास पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स लाना जरूरी है। अगर पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स वहाँ पर आता है तो विदर्भ का एक पूरा डेवलपमेंट वहाँ पर देखा जा सकता है। तो
तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वाशिम जो सबसे पिछड़ा जिला है, ये 6 तालुका को हम विकास की ओर ले जाते हैं तो वे जिला काफ़ी आगे विकास कर सकता है। आज दुनिया के अंदर जो स्थिति जिस तरह कहा गया है चल रही है, तो उससे हमें घबराना नहीं है। हमें अपना यथोचित प्लानिंग करनी है और ये जो कितना टसल 2 महीने का रहता है कि 6 महीने का रहता है, उसके लिए अपने रॉ मटेरियल्स की उपलब्धता रखनी जरूरी है। और हमारे जो उद्योग है, लघु मध्यम श्रेणी के उद्योग जो आज सक्षम है, आज उनको आगे ले जाने के लिए हम चाहते हैं कि वे भी अपनी नीति में आगे करके सरकार भी उसकी ओर ध्यान देवे और पॉलिसी में इस तरह से ये करे कि जो तालुका स्तर पर जो MIDC से है, जहाँ पर उद्योग है, उनको स्पेशल 25% ज़्यादा इंसेंटिव दी जाए, जिससे कि वो चंद्रपुर गढ़चिरौली को भी कॉम्पीट कर सके और जहाँ पर उद्योग नहीं है, उद्योग विहीन जिले हैं, वो उद्योग वहाँ पर आ सके और लॉजिस्टिक का फायदा उसको मिल सके। अंत में फिर से हम आगे आपसे चर्चा करेंगे, देखते हैं किस तरह से क्या स्थिति वर्ल्ड वार या इसकी जो वार की हो रही है उसके बारे में विदर्भ में किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा, आगे हम इसको चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें